तो मोशन इन 1D हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन अ 2D चलेगा, लेकिन उससे पहले हम वेक्टर का तुम्हारा जो होता है वो एक बार रिवीजन करवाएंगे और वेक्टर को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम 2D की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह इसमें थोड़ा सा वेक्टर हमें पता होना चाहिए, उसमें वो उतना भी नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम 2D में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं, अभी तुमने कल करा था जब करा था 1D में रिलेटिव वेलोसिटी, पर 2D में रिलेटिव वेलोसिटी करते हैं तो वहां पे वेक्टर एडिशन आता है। तो अगर हमें वेक्टर का ही पता नहीं है तो हम वेक्टर एडिशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर करेंगे, ठीक है। तो अगर तुमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो तुमने पढ़ा है कि भैया हमारे पास क्या है, मेरे पास है फिजिकल क्वांटिटी। दो नहीं है क्या ये? मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसको तो मिटाओ ना, ठीक है। मेरे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना वो है फिजिक्स में। देखो वैसे नॉर्मली हम, एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है। किसका मेजरमेंट किया जा सकता है? फिजिक्स में जिस चीज का आप मेजरमेंट कर सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट से, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिर हमने जब वेक्टर और ये हमने फिजिकल क्वांटिटी निकाली, तुमने फिजिकल क्वांटिटी को वहां पे 3 टाइप्स में डिवाइड करा था। फर्स्ट थी तुम्हारे पास कौन सी, जो बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड जो है हमारे पास वो है हमारे पास डिराइव्ड, ठीक है। थर्ड जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती है। लेकिन हमने ये देखा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में से भी क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। किसमें डिवाइड किया जा सकता है? दो पार्ट में। तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकंड फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जस्ट अ नंबर। जैसे हमारे पास एक दो एग्जांपल दो, बताओ स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल दो। स्पीड, लेंथ, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस और एंगल, करंट, और बताओ। डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरह। तो इन सब क्वांटिटीज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इन सब में क्या होता है, इन सब क्वांटिटीज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो हम क्या बोलते हैं इनको, इन सब क्वांटिटीज के पास, ब्लैक था ना, क्या दिक्कत है, मैग्नीट्यूड है इन सब क्वांटिटी के पास, यानी जो स्केलर क्वांटिटी है उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। बट हमारे पास, हमने फिजिक्स में ये देखा कि कुछ क्वांटिटीज होती है जो डायरेक्शन के बिना डिफाइन ही नहीं हो पाती है। जिसमें से फर्स्ट क्वांटिटी हमने अभी करी थी लास्ट चैप्टर में कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। नॉर्मल अगर तुम इनिशियल कहीं से ट्रैवलिंग पे जाते हो तो जो तुम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो वो तुम्हारे पास क्या हो जाती है, डिस्टेंस। पर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन में जो लेंथ होती है उसको हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन हो गई, कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायरेक्शन हो गई, दैट मीन्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए न सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए बट डायरेक्शन भी चाहिए। तो ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज होती है जिनको डेफिनेशन में ही डायरेक्शन आ जाती है, जैसे वेलोसिटी, जैसे एक्सीलरेशन। जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो तुमने बहुत छोटी क्लास में 7th 8th में पढ़ते हैं कि पुश और पुल फोर्स होता है। तो हमारे पास फोर्स क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो एक डायरेक्शन में पुश करते हैं। इसका मतलब है फोर्स का मैग्नीट्यूड भी जरूरी है और ये भी जरूरी है कि तुम उसका फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, सही है ना। तो हमारे पास क्या होता है, फोर्स को डिफाइन करने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब है फोर्स के लिए भी डायरेक्शन चाहिए। तो हमने बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज देखी फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटीज देखी जिनके लिए डायरेक्शन जरूरी है, और उन सब क्वांटिटीज को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया। ये चालू है क्या? ठीक है।
उन सब क्वांटिटीज को हमने क्या बोल दिया, वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया। जैसे अभी तुमने पढ़ के आए हो कौन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ठीक है। ये कुछ क्वांटिटीज हैं, और भी बहुत सारी है, डिफाइन कर सकते हो। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे अब डिफाइन करते जाएंगे कि हाँ फ्लक्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज आएगी जो हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटीज होगी। तो अगर मेरे पास ये पता चल गया कि भैया वेक्टर क्वांटिटी और वो क्या है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं कि भैया वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर, ऐसे मोड लगा के लिखते हैं तो वो मैग्नीट्यूड होता है। और साथ में इसी के ऊपर कैप लगा देते हैं, तो ये कैप जो दिखाता है वो डायरेक्शन दिखाता है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, दोनों ब्लैक हो गए। ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे करूं इसको कि भैया मैंने क्या करा, इसको नॉर्मल ए भी लिख सकते हैं, ए कैप। तो अगर तुम्हें किसी की डायरेक्शन निकालनी हो तो तुम कैसे निकाल सकते हो, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए, निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कोई वेक्टर है, ठीक है, वो तुम्हें बोल दिया गया कि भैया ए वेक्टर इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। तो क्या ये 3D वेक्टर है, इस तीनों में है ना, ये एक्स आई में, जे में, के में, तीनों में हमारे पास है। इसका मतलब है तुम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हो। तो अगर मैं सबसे पहले बोलूं कि भैया इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज हमारे पास अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब अगर तुम्हें पता नहीं है कि भैया ए एक्स क्या होता है, ए वाई क्या होता है और ए जेड क्या होता है, तो जो आई कैप होता है वो देखो बेस वेक्टर होते हैं, कुछ होते हैं बेस वेक्टर। अब तुम बोलोगी बेस वेक्टर क्या होते हैं, तो बेस वेक्टर वो होते हैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो एक्स की डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। वाई की डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप से, ये तुम्हें पता है। जेड की डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से। इसका मतलब है आई जे के, ये तीनों क्या कहलाते हैं, ये बेस वेक्टर कहलाते हैं और ये एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करते हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आई जे के कैप तो मेरे पास क्या हो गए, इसको रिप्रेजेंट करने वाले हो गए। आई कैप के साथ जो मल्टीपल में होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये जैसे यहाँ 2 है, इसको हम बोलते हैं ए एक्स। जे कैप के साथ जो होता है इसको बोलते हैं ए वाई, वाई में कंपोनेंट। के कैप के साथ जो होता है उसको बोलते हैं ए जेड, जेड में कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ए एक्स, ए वाई और ए जेड, यानी वेक्टर को अगर नॉर्मली लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं एक और लिख सकती हूँ यहां से, और वो मेरे पास हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ए एक्स क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन, ए वाई क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ वाई, है ना, ए इन वाई डायरेक्शन, कॉम्पोनेंट ऑफ ए इन जेड डायरेक्शन। समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, चाहे 2D में हो चाहे 3D में हो, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक्स वाई जेड में, और अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड तुम निकालोगे ए वेक्टर का मोड, इसको नॉर्मल ए से भी लिख देते हैं, वो तुम्हारे पास हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। समझ में आया। तो तुम्हारे पास इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर का ये भी निकाल सकते हैं।
समझ में आ गया? तो इसका मतलब है अगर मैं तुमसे बोलती इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर बताओ, तो यहाँ पर क्या आता है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना आ जाता? आंसर निकाल के बताओ, निकालो। 4 प्लस 9 प्लस 49 अंडर रूट 62। ठीक है, निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड। अब दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था यूनिट वेक्टर निकालने का, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, उसी का मेरे पास वेक्टर क्या है, तुम्हें दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप था। मैंने तुमसे बोला डायरेक्शन वेक्टर निकालो इसका, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मोड ऑफ ए वेक्टर, यही है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूं, ए कैप निकालना हो तो मुझे ए कैप विल बी सिंपली, ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, लिख सकते हो यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और यहां पर तुमने इसका क्या निकाला, मैग्नीट्यूड क्या निकाला था रूट 62। दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, यही आंसर है। समझ में आया? तो यूनिट वेक्टर निकालना आ गया, किसी का भी निकालना हो कोई भी वेक्टर, अगर 2D में दे रखा होता तो क्या होता, ऊपर तो 2 आ जाते तुम्हारे पास और नीचे उसी का रूट आ जाता। 2D में फॉर्मूला होता तो क्या आता, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, बस z वाला पार्ट हट जाता। समझ में आ गया? तो 2D 3D में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखा लिया, नॉर्मल कैसे लिखते हैं। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता तो हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि हम बनाते हैं ऐसे, वेक्टर नहीं बनते क्या इसमें, तो 2D में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ये नहीं मिट रही क्या, 2D में अगर मुझे किसी वेक्टर को बनाना है तो मैं ऐसे बनाती हूँ। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं टेल, पीछे वाले को, इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड। जिस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है वो बताता है वेक्टर की डायरेक्शन, क्या बताता है, और ये जो लेंथ है ना इस वेक्टर की, ये लेंथ ये बताती है मैग्नीट्यूड। समझ में आया? ये लेंथ क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड। तो मैं ये बोलती अगर ये ए वेक्टर है तो 2a वेक्टर बनाओ, तो 2a वेक्टर कैसे बनाते, इसी का डबल कर देते वेक्टर को, कैसे कर देते, अगर 2a वेक्टर बनाना होता ये वेक्टर है तो तुम बनाते, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी होती वेक्टर में, तो 2a वेक्टर बनता तो वो इसी का डबल बन जाता, दिस इज 2a वेक्टर। लेंथ को डबल कर देते, डायरेक्शन सेम रखते। समझ में आया? उसके अलावा अगर हम वेक्टर की बात करें तो ये तो हमारे पास नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन आ गया। वेक्टर के अंदर और क्या कर सकते हैं हम, कुछ वेक्टर की बात करते हैं। मान लो 2 वेक्टर हैं, ठीक है, उनका अगर मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर है, एक वेक्टर 1 है और एक वेक्टर 2 है, ठीक है, ये 2 वेक्टर तुम्हें गिवन है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और दोनों की डायरेक्शन भी बराबर है तो इन दोनों को क्या बोलोगे, दोनों का डायरेक्शन भी इक्वल हो गई और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया, दैट मीन्स दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। समझ में आया? अब हमारे पास कुछ होते हैं, एक ही प्लेन में जितने वेक्टर बनाते हो वो सब कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में कितने वेक्टर बनाओगे, एक ये बना दिया, मान लो एक ये बना दिया, ये बना दिया, कितने भी बना सकते हो। ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर, क्योंकि एक ही प्लेन में बने हुए हैं। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक ही पॉइंट से या एक ही टेल से जनरेट होते हैं। तो अगर एक ही टेल से कोई जनरेट हो रहा है, जैसे मान लो 2 वेक्टर इसी से जनरेट हो रहे हैं, ये और ये,
तो ये दोनों वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, फर्दर जब हम वेक्टर की स्टडी करते हैं तो वेक्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक वेक्टर होते हैं तुम्हारे पास कौन से, वो होते हैं तुम्हारे पास पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर वो होते हैं जितने भी लीनियर वेक्टर होते हैं, मोमेंटम है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, दीज आर ऑल पोलर वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं, किसी एक्सिस के चारों तरफ घूमने वाले वेक्टर। मान लो ये एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके चारों तरफ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इसकी जो तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा, इसका जो एंगुलर फोर्स होगा, वो सारे के सारे क्या हो गए, एक्सियल वेक्टर। मतलब जितने भी रोटेशनल वेक्टर पढ़ोगे रोटेशन में, सर्कुलर मोशन में, वो सारे के सारे कौन से वेक्टर होते हैं, एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर को रोटेशनल वेक्टर मतलब रोटेशन में काम आते हैं, इसलिए मैं खुद पर्सनली कई बार बोल देती हूँ कि भैया मैं याद रखती हूँ कि ऐसी किसी एक्सिस के चारों तरफ रोटेशन कर रहे हैं तो जितने भी रोटेशन वेक्टर आ गए वो सारे एक्सियल वेक्टर में आ गए। समझ में आ गया। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि भैया मेरे पास मान लो कोई वेक्टर है, ठीक है, ये मैंने एक्स वाई ले लिया, ये मेरे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, इसका मुझे रिजोल्यूशन करना है। कैसे करते हैं, ये अगर यहां से थीटा एंगल बना रहा है तो सबको पता है कि ये वाला कंपोनेंट होगा एक्स में, इसको बोलते हैं ए कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं ए साइन थीटा। कहां से आया, ये यहां से आया। जब ये परपेंडिकुलर डाल दिया था तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मान लो ये ओ था, ये ए था और ये बी था, ठीक है, तो ओ ए बी और ओ सी ओ बी, ये तीनों तुम्हारे पास क्या हो गए, परपेंडिकुलर की वैल्यूज हो गई। भाई राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना एक, तो राइट एंगल ट्राइंगल में इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड इसका ए। इन दोनों का पता करना है और तुम्हें एंगल पता है थीटा। तो अगर मैं यहां साइन थीटा निकालना चाहती हूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। क्या साइन थीटा हो जाएगा ए बी बाय ए, साइन थीटा यही होगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन थीटा। ये मैं बता रही हूं कहां से आया, इसीलिए हम y ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, इसीलिए y में हम कंपोनेंट को बोलते हैं a sin थीटा। तो नॉर्मली तुम याद तो यही रखते हो कि अगर कोई x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो उसका x एक्सिस पे कंपोनेंट a cos थीटा होता है और y एक्सिस पे कंपोनेंट a sin थीटा होता है। आया कहां से, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हारे बन रहा है इसको रिजोल्व करके हम निकालते हैं। समझ में आ गया। इसी तरह तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर को अगर मुझे लिखना चाहें तो 2D में ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, यहां से क्या आ जाएगा ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। 3D में करना हो तो तुम्हारे पास वही ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप आ जाएगा। अब हम बात करते हैं वेक्टर के, अगर बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हो तो सबसे पहले वेक्टर पे हम क्या अप्लाई करते हैं, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं, वैसे ही हम इस पे भी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले पहली चीज अप्लाई करते हैं, दैट इज वेक्टर एडिशन। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर एडिशन में हम दो लॉ लेते हैं। एक तो हमारे पास होता है ट्राइएंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, और लास्ट में हम पॉलीगन लॉ भी ले लेते हैं अगर तुम्हें दो से ज्यादा वेक्टर दिए हो। अगर दो वेक्टर दे रखे हैं तो तुम कौन सा लॉ लगाते हो, ट्राइएंगल लॉ या पैरेललोग्राम। मैक्सिमम 90% टाइम्स तुम्हारे यही काम में आता है।
कोई बहुत रेयरली ऐसा है कि भैया तुम्हें 3 या 4 वेक्टर एडिशन को दे दे, तब हम पॉलीगन लॉ यूज में लेते हैं। कैसे करते हैं? तो 3 लॉ हो गए हमारे पास। ट्रायंगल, दूसरा लॉ जो हो गया वो हमारे पास हो गया पैरेललोग्राम, और थर्ड हमारे पास हो गया पॉलीगन। ठीक है, करें? तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ करते हैं। फॉर्मूले दोनों से सेम आते हैं, इससे और इससे, इसलिए हम डायरेक्ट इस वाले की डेरिवेशन करेंगे। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। एज सच जब 11th के बच्चे होते हैं उनको डेरिवेशन भी याद करनी होती है, इसकी डेरिवेशन उनके कोर्स में है। तो चलो करते हैं ट्रायंगल लॉ। 1 मिनट रुको। ठीक है, तो हम वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं। ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है ये, कि मान लो तुम्हारे पास 2 वेक्टर हैं। ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखते हैं। क्या रखते हैं? तो हम वेक्टर को क्या करते हैं, अगर मुझे वेक्टर को शिफ्ट करना हो स्पेस में, कहां करना हो, तो हम वेक्टर को पैरेलल उठाकर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, पर उसकी न तो लेंथ चेंज होनी चाहिए और न ही उसकी डायरेक्शन। पैरेलल उठा सकते हो उसको, यहां से ऐसे उठा के इधर ले आओ। ठीक है, तो पैरेलल उठा के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करना चाहूँ, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया ऐसे, तो मैं इसको पैरेलल कहीं भी उठा के शिफ्ट कर सकती हूँ ऐसे। लेकिन मुझे क्या करना है, एक के हेड पे दूसरे की टेल रखनी है ना। तो मैंने क्या करा, इसको उठा के, इसको तो यहीं रहने देती हूँ, ये ऐसे था, इस वाले को इधर ले आते हैं, ले आए। तो मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया। तो मेरे पास क्या होगा, इसको मैं ऐसे की ऐसे उठा के इसकी टेल पर और इसकी हेड पे, ट्रायंगल लॉ में, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, वो कोई बात नहीं, सेम ही रहेगा। इसको इधर भी ला सकते हो। ठीक है, इधर लाओगे तो ये वेक्टर बनेगा सेम, इसको उठा के इधर लेकर जाओगे तब भी उतनी ही लेंथ का वेक्टर बनेगा, ये कोई ज्यादा उसमें चेंज आएगा नहीं। तो मैं इसको उठा के इधर ले आई, तो मेरे पास वेक्टर क्या बन गया, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर है, उसमें ए वेक्टर ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे रखती कि ये तो ऐसा है और इस दूसरे वाले को उठाकर यहां लाती, तो ये जो होता है वैल्यू तो सेम आती, डायरेक्शन भी सेम आती ना। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो यहाँ पे ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन में चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो, चाहे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, पहले किसी में भी किसी को जोड़ो। इसमें हमने बी में ए को जोड़ दिया, इसमें हमने ए में बी को जोड़ दिया, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है। ठीक है, फॉर्मूला हम अगले वाले से निकालेंगे, पैरेललोग्राम लॉ से। चलो उसको करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो वही 2 वेक्टर है तुम्हारे पास, ये पहला वेक्टर है, मान लो इसको बोल दिया बी वेक्टर, और ये मेरे पास कोई ए वेक्टर है, तो मेरे को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, पैरेललोग्राम लॉ में टेल को टेल से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, तो मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया। तो मैं क्या करूं, इसको उठाकर यहां रख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूं,
मुझे पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, तो पैरेललोग्राम बनाए, इसके जैसा एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर दो। ऐसा एक वेक्टर ऊपर बना दो, ठीक है। ठीक है, ये भी बी वेक्टर है और ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया। तो इस ऐसे पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, क्या होता है? डायगोनल हमारे पास क्या हो गया, यहां से ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। दैट मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया? मान लो ये टोटल एंगल थीटा है ए और बी के बीच में, तो रिजल्टेंट के साथ ए कौन सा एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो तुम्हें क्या क्या पता करना है? हमें तो यही जानना है कि भैया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और डायरेक्शन के लिए मैं क्या निकाल लूं, tan अल्फा कितना है। ठीक है, कैसे करें बताओ, कुछ तरीका पता है? वो तो मैंने फॉर्मूला बताया था, निकाले कैसे। तो हम इसको ऐसे करते हैं, देखो ये जो वेक्टर ना, ऐसे ही इसको आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, एकदम सीधा बढ़ा दिया। मैं क्या करूं, ये तो अगर ये पूरा थीटा है, ये बी तो है, और ये ए वेक्टर को ही आगे बढ़ाया तुमने, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब तुम क्या कर सकते हो, ये जो पॉइंट है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये तो मेरे पास बी वेक्टर है ना, तो क्या बी वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ सकते हो? इस एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट कितना आएगा, बी कोस थीटा, यही आएगा। और इस वाई एक्सिस पे कंपोनेंट कितना आएगा, बी साइन थीटा। अब ये जो ये वाला तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, कौन सा वाला, ये वाला। ये जो पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आर की। तो सोचो आर का मैग्नीट्यूड, आर क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास क्या है, अल्फा एंगल है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसके लिए निकालना है। तो मैं कैसे निकालू, इस आर वेक्टर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये प्लस ये, ठीक है ना, स्क्वायर में। तो मेरे पास आर वेक्टर का मोड वो किसके बराबर हो जाएगा, रूट, इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई, इस यहां तक मैग्नीट्यूड जो है वो तो ए है, और उसके बाद इतना मैग्नीट्यूड जो है वो बी कॉस थीटा है, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। क्या सही है? इसका स्क्वायर खोलो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास यहां से ए स्क्वायर प्लस एक आएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आएगा ना, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, बी स्क्वायर अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके साथ तुम्हारे पास जो बच गया वो बच गया प्लस, ये खोला तो क्या आया 2ab कोस थीटा। तो तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड कितना आ गया, फॉर्मूला आ गया मैग्नीट्यूड का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, अब मुझे क्या निकालना है, टेन अल्फा। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में किसके बराबर होता है, पी बाय
tan थीटा p बाय h। तो यहाँ पर इस कैसे निकालोगे? मुझे tan अल्फा निकालना है। तो ये होता है मेरे पास p बाय h। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा विल बी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ये दोनों तुम्हारे पास फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, ये वाला एंड ये वाला, वेक्टर एडिशन के लिए। समझ में आया? तो मैं बोल दूं कि दो वेक्टर हैं, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, और रिजल्टेंट भी इक्वल है। क्या है? चलो अभी मैं बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि दो वेक्टर है तुम्हारे पास ए और बी, वो इक्वल है और उनका रिजल्टेंट भी दोनों के इक्वल है। ठीक है, ए और बी इक्वल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो थीटा कितना होगा ए और बी के बीच में? थीटा बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। करो, वही आर वाला फॉर्मूला रखना है। आर इज इक्वल टू, हाँ आर स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर कर लो, जैसे भी करना है करो। सॉल्व करो इसको और मुझे थीटा निकाल कर बताओ, फिर मैं करती हूँ। 2 मिनट आप लोग करें।